नमस्कार, क्वेश्चन देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं रीना झा बालियान। केंद्र और राज्य सरकार के खिलाफ अब विपक्षी पार्टियों ने हाथ मिलाकर मोर्चा खोलने की तैयारी कर ली है। सरकार के विरोध में 52 मुद्दों को लेकर कांग्रेस ने सर्वदलीय बैठक बुलाई, जिसमें आगे के लिए फैसला लिया गया है। रिपोर्ट देखिए। देश प्रदेश में बन रहे हालात और स्थिति को देखते हुए सत्ता पक्ष का रास्ता रोकने की तैयारी अब विपक्ष कर रहा है। उत्तराखंड में मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस ने तमाम विपक्षी पार्टी को साथ लेकर रणनीति बनाने की कवायद शुरू कर दी है। देश में बिगड़ता माहौल, आर्थिक हालात, आंतरिक सुरक्षा को खतरा और न्यू कैंट रोड पर धरने प्रदर्शन पर रोक के खिलाफ सभी विपक्षी दल जल्द ही राज्यपाल से मुलाकात करेंगे और ज्ञापन सौंपेंगे। इसको लेकर कांग्रेस प्रदेश मुख्यालय में देश में फैल रहे धार्मिक उन्माद, न्यू कैंट रोड पर धरना प्रदर्शन पर प्रतिबंध, मलिन बस्तियों को उजाड़ने का विरोध सहित 52 मुद्दों पर विपक्षी पार्टियों ने बैठक की। इस बैठक की अध्यक्षता कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष और सर्वदलीय कोऑर्डिनेशन कमेटी के चेयरमैन करण मारा ने की। इस दौरान सभी सामान्य विचारधारा वाले धर्मनिरपेक्ष दलों की सहमति से सबसे बड़े विपक्ष के रूप में कांग्रेस के नेतृत्व में सर्वदलीय बैठक हुई। करण मारा ने बताया कि बैठक में जन सरोकारों से जुड़े महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा की गई। साथ ही देश और प्रदेश में वर्तमान राजनीतिक हालातों और जन सरोकारों से जुड़े मुद्दों को मिलकर किस प्रकार लड़ा जाए, इस पर चर्चा की गई। देहरादून में लगातार राजनीतिक कार्यक्रमों को करने के स्थान बदले जा रहे हैं और कैंट रोड, जिसमें गवर्नर हाउस है, सीएम का हाउस है, वहाँ एजिटेशंस की रोक लगा दी। लगातार धारा 144 लगा दी गई है, जो कानून सम्मत नहीं है। आप किसी भी स्थान में मतलब परमानेंट 144 नहीं लगा सकते। और विरोध का अधिकार लोकतंत्र में मिला हुआ है, उसका भी उल्लंघन है। हम सबका ये मानना है कि एक बड़ी पार्टी से मतलब एक बड़े व्यापारी को लाभ पहुंचाने की नीयत से ये निर्णय लिया गया है, जो हम सबको स्वीकार नहीं है। हम उसका भी विरोध करेंगे और सभी लोग मिलकर गवर्नर से टाइम लेकर उस पर एक सर्वदलीय ज्ञापन उसके विरोध में हम राज्यपाल को देने जा रहे हैं। विपक्षी पार्टियों की सर्वदलीय बैठक में सपा के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सत्यनारायण सचान भी शामिल हुए। उन्होंने भी केंद्र और राज्य सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सरकार जनता की आवाज को दबाने की कोशिश कर रही है। उत्तराखंड में जिस तरीके से अघोषित इमरजेंसी यहाँ भी लाई जा रही है, यहाँ भी बुलडोजर की शुरुआत कर दी गई है, यहाँ भी लोगों को परेशान किया जा रहा है। आवाज़ बंद करने के नए नए तरीके निकाले जा रहे हैं। पहले धरना स्थल उसको नरूर खेड़ा भेज दिया गया, उस समय भी विरोध किया गया। और अब जिस तरीके से 144 किसी को बेनिफिट पहुंचाने के लिए ऐसा लगता है कि सरकार जिस तरीके से केंद्र की डिक्टेटरशिप चला रही है, उसी तरीके से प्रदेश के मुख्यमंत्री प्रदेश को ले जाना चाहते हैं। जितने भी जन विरोधी इनके निर्णय हैं, उनका हम विरोध करेंगे और चाहे हमको जेल जाना पड़े, हमको चाहे जो कुछ करना पड़े, हम उसके लिए तैयार हैं। जो डेमोक्रेटिक राइट हैं, जनतांत्रिक अधिकार हैं, जो आज़ादी के आंदोलन और संघर्ष के उपजा हुआ अधिकार है जो संविधान देता है, उस पर भी लगातार हमला किया जा रहा है देश और प्रदेश के अंदर। इन तमाम चिंताओं पर सहमति जाहिर करते हुए आज इन पार्टियों ने फैसला लिया है कि इस चुनौती का वाजिब जवाब देने के लिए हम लोग संयुक्त रूप से कार्रवाइयों में उतरेंगे। जो जनता का पक्ष है वो हमारा भी पक्ष है, जो जनता का एजेंडा है उनकी बेहतरी का, वो इन तमाम दलों का भी एजेंडा होगा। विपक्षी दलों का कहना है कि सरकार मनमाने ढंग से काम कर रही है, जिसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और ऐसे में सरकार की मनमानी को रोकने के लिए विपक्षी दलों ने एक साथ सरकार के खिलाफ आवाज उठाने का निर्णय लिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, HNN 20.7।
तो तमाम विपक्षी दल अब एकजुट होते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि मकसद सभी का एक है कि बीजेपी का रास्ता कैसे रोकना है। और यही कारण है कि कांग्रेस ने कई दलों को साथ मिलाने की कोशिश की और बैठक इसमें की गई। बैठक में महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं। 52 ऐसे मुद्दे हैं जो सरकार के खिलाफ है, जिसे लेकर उन्होंने विरोध जाहिर किया है और भी दलों को इसमें शामिल करने की कोशिश जो है वो कांग्रेस करती नजर आएगी। इसी मुद्दे पर आज हम चर्चा करेंगे। मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इंट्रोडक्शन पहले आपका करवा देते हैं मेहमानों से। संजीव वर्मा जी बीजेपी से हमारे साथ चर्चा में जुड़ गए हैं। कांग्रेस से संदीप चमोली जी हमारे साथ हैं। वरिष्ठ पत्रकार इंद्रेश कोहली जी हमारे साथ हैं और आम आदमी पार्टी से अमरेंद्र बिष्ट जी। आप सभी का बहुत स्वागत है हमारी इस चर्चा में। सबसे पहले चर्चा की शुरुआत संजीव वर्मा जी आपके साथ ही कर लेते हैं। आपका ही रास्ता रोकने की कोशिश यहां पर विपक्षी पार्टियों द्वारा की जा रही है, क्योंकि ये कहना है कि राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो, मनमाने ढंग से काम किया जा रहा है, अपनी मनमानी सरकार चला रही है, जनहित में फैसले नहीं लिए जा रहे हैं। 52 ऐसे मुद्दे हैं जिसे लेकर सर्वदलीय बैठक की गई है। क्या कहेंगे आप इस पर? रीना जी, देखिए, इस प्रकार की कोशिशें कई बार हुई और विफल रही। जिस प्रकार से 2014 से आज 2022 आ गया है, लगातार जनता का रुख भारतीय जनता पार्टी की ओर है। भारतीय जनता पार्टी की ओर बड़ी आशा भरी नज़रों से जनता देख रही है और उनकी आशाओं पर भारतीय जनता पार्टी लगातार खरे उतरने का भारतीय जनता पार्टी ने काम किया है। 2014 से आप देखें तो लोकसभा की सभी 5 सीटें, उसके बाद विधानसभा में 2017 में 57 सीटों का एक बड़ा बहुमत, 2022 में 47 सीटों का एक बड़ा बहुमत लेकर भारतीय जनता पार्टी 2 बार सत्ता में आई। तमाम मिथक तोड़ने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया और मैं सोचता हूँ उत्तराखंड की जनता तमाम मुद्दों को लेकर, तमाम जो भारतीय जनता पार्टी लगातार विकास के कार्य और इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट का काम उत्तराखंड में कर रही है, उससे अभिभूत होकर, उससे प्रभावित होकर जनता ने भारतीय जनता पार्टी को लगातार अपना आशीर्वाद दिया। और बात रही विपक्ष की, तो देखिए, जो विपक्ष की दुकान इस समय बंद हो रही है और एक तरह से विपक्ष अपने आप को एक हताश मुद्रा में देख रहा है। यही कारण है कि कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, कम्युनिस्ट, समाजवादी पार्टी का उत्तराखंड में कोई बेस नहीं है, कोई आधार नहीं है। और बात रही कम्युनिस्ट भी लगभग यहाँ से समाप्ति की ओर है। किंतु विचारधाराएं इन दोनों तीनों दलों की लगभग एक समान है, क्योंकि सभी दल तुष्टीकरण को हवा देने का लगातार काम करते रहे, चाहे उसमें कितने भी मैं आपको उदाहरण गिनवा सकता हूं। और वर्तमान की जो राजस्थान का जो घटनाक्रम हुआ है, जहां पर सर काटने वालों का कांग्रेस पार्टी और आपके माननीय मुख्यमंत्री जी सीधा उन लोगों को प्राश्रय देने का काम कर रहे हैं। और हीरा लाल जिसका मर्डर हुआ है, जिसकी गर्दन काटने का काम किया है, उसको थाने में बुलाकर प्रताड़ित किया जाता है। और राजस्थान पुलिस जिसकी हत्या हुई, उसी व्यक्ति को जब वो अपनी सुरक्षा की गुहार लगाता है तो उसी को धमकाती है, प्रताड़ित करती है और उसी को डाउन करके समझौता करवाया जाता है। तो मैं सोचता हूँ कांग्रेस पार्टी हो, समाजवादी पार्टी हो, कम्युनिस्ट पार्टी हो, ये सभी लोग तुष्टीकरण की राजनीति को हवा देने का काम करते हैं। संदीप चमोली जी, ठीक है, मैं वापस आती हूँ। संदीप चमोली जी, हताशा है विपक्ष की, विपक्ष इससे परेशान है कि जनता के लिए काम सरकार कर रही है और ये विपक्ष नहीं देख पा रहा है, इसीलिए आप लोग इस तरीके की कोशिशें कर रहे हैं। पहले भी ये कोशिशें की गई लेकिन उसमें आप लोग विफल रहे, ये बताइएगा। और साथ ही ये भी बताइएगा कि आप लोगों ने क्या सिलेक्ट किए हैं कि इन दलों को ही शामिल करना है, क्योंकि कई दलों को आपने छोड़ दिया है। जी, सबसे पहले तो मैं आपकी पहली बात का जवाब दूंगा। इस प्रदेश में कई विचारधारा के दल लंबे समय से काम कर रहे हैं। राज्य का निर्माण 2000 में हुआ, कई विचारधारा के लोग राज्य में काम कर रहे हैं। बहुत छोटे दल हैं जिनके एक भी विधायक नहीं है, एक हमारा दल है इसके 19 विधायक हैं, और अन्य दल भी हैं जो इस प्रदेश में काम कर रहे हैं। रीना जी, विचारधारा किसी की दल की कोई भी हो, लेकिन जिस राज्य में वो काम करता है वो उस राज्य के लोगों के प्रति, उन लोगों का विकास हो सके, इसलिए
इसलिए प्रत्येक दल इस राज्य में काम करता है कि ना जी मुख्य विपक्ष की भूमिका में कांग्रेस है। कांग्रेस ने ये तय किया कि जितनी भी विपक्षी पार्टी जो हमारी विचारधारा से मेल खाती हैं, अब आपने कहा कि कुछ पार्टियां उसमें कम थी, निरंतर रोज आपको उस संगठन में नई नई पार्टियां जुड़ते हुए दिखेंगी, क्योंकि जो वो संगठन है वो संगठन विचारधाराओं हमारी अलग अलग हो सकती हैं, लेकिन राज्य में रीना जी जो चल रहा है, राज्य सरकार की जो मनमानी चल रही है, अघोषित जो इस राज्य में इमरजेंसी चल रही है, उसके विरोध में ये दल एकत्र हुए हैं। रीना जी मैं आपको छोटी सी बात बताता हूं, ये राज्य बना, राज्य बलिदानों से लेकिन बना। संदीप जी यही सजेशन तो आप लोगों को उपचुनाव के दौरान भी दिया गया था ना, मुख्य विपक्षी दल थे आप लोग एक ही छत के नीचे सभी दलों को लेकर आ सकते थे। उस समय पर एक बड़ा चैलेंज आप लोग दे सकते थे। रीना जी किसी चुनाव में भाग लेना और जनता के मुद्दों पे एकत्र होना दोनों बहुत अलग अलग चीज है। ननूर खेड़ा में जो सभी लोगों का जो धरना स्थल था वो कब गया? वो माननीय जब त्रिवेंद्र सिंह रावत जी जब मुख्यमंत्री थे और उन्हें लगा कि शहर में विरोध हो रहा है, जनता को लग रहा है कि मैं गलत काम कर रहा हूं, उन्होंने दूर जहां पुराना कब्रिस्तान था, जहां पानी भरता है, जहां बरसात में आदमी बैठ नहीं सकता है, एक दिन अगर भाजपा कोई साथी वहां काट के दिखाते वहां भेजा। उसके बाद इन्होंने जब भी हमें कोई बड़ा विरोध प्रदर्शन करना चाहे, कोई भी दल हो, वो मुख्यमंत्री राजभवन का घेराव करता है। आज जी हमेशा के लिए 144 वहां लगा दी गई। ये किस आप भारत में जी रहे हैं? क्या है ये? आप उत्तराखंड में जी रहे हैं? दूसरी बात, मैं महत्वपूर्ण बात का जवाब जो मेरे बड़े भाई द्वारा कहा गया, संजीव वर्मा जी भाजपा के प्रवक्ता द्वारा, ये राजस्थान की क्या बात करते हैं रीना जी? जिसने बयान दिया वो इनकी भाजपा की प्रवक्ता वर्तमान में नहीं है, जिसका बेचारे दर्जी की जो इनकी राजनीति चक्कर में मारा गया, जिसकी हत्या हुई, वो इनका समर्थक, उसने नूपुर शर्मा का समर्थन किया। जिसने मारा वो इनका आदमी, इनकी पार्टी का सदस्य। जिसने मारा वो इनकी पार्टी का सदस्य। समर्थन करते हैं? मैं आप उस हत्या का समर्थन करते हैं? मैं किसी भी हत्या का समर्थन नहीं, आप उस हत्या का समर्थन मैंने करते हैं? आपको कहा ना, बात को बदलिए ना, आप मेरी बात सुनिए। आप उस जो व्यक्ति बेचारा मरा वो आपकी पार्टी का सदस्य, समर्थन करते हैं, और विरोध कौन कर रहा है? विरोध भाजपा के लोग कर रहे हैं। और सुनिए गहलोत जी ने क्या किया, 6 घंटे के अंदर अंदर अपराधियों को जेल भेजा, 6 घंटे के अंदर अपराधियों को जेल भेजा। नहीं, ये आपका दिखावा है, ये आपका दिखावा है। क्यों नहीं नूपुर शर्मा गिरफ्तार हुई? क्यों नहीं नूपुर शर्मा गिरफ्तार? हम सेना के साथ हैं, जो व्यक्ति गलत करेगा हम उसके खिलाफ हैं। क्यों नहीं नूपुर शर्मा गिरफ्तार हुई? अरे जिसने मारा वो आपका आदमी, जो मरा बेचारा वो आपकी विचारधारा का आदमी, अरे जिसने गला काटा वो आपका आदमी। अरे जो विरोध कर रहे हो भाजपा के लोग, क्यों देश को किस दिशा में ले जा रहे हैं आप? किस दिशा में देश को ले जा रहे हैं? क्या चाहिए आप? बिल्कुल गलत बोलते हैं आप बिल्कुल गलत बोलते हैं। अच्छा बताइए, गलत बोलते हैं। बताइए नूपुर शर्मा आपकी पार्टी की प्रवक्ता नहीं थी, बताइए। नूपुर शर्मा जिसने मारा वो आपकी पार्टी का सदस्य, बताइए। नूपुर शर्मा हमारी पार्टी की प्रवक्ता थी, बताइए। लेकिन जो मरा वो व्यक्ति आपकी पार्टी की विचारधारा का व्यक्ति था, बताइए। भारतीय जनता पार्टी ने उसको निलंबित करने का भी काम किया। भारतीय जनता पार्टी ने उसको निलंबित करने का भी काम किया। भाईचारा खत्म करना है, आपकी मनसा मात्र सत्ता है। सुनिए संजीव जी, मृतक जो जिसकी हत्या की गई वो थाने में पछताएंगे। वो थाने में जब जाता है, वो थाने में जब जाता है, आपकी सरकार उसकी 6 घंटे में गिरफ्तार किया। आपकी सरकार उसी को धमकाने का काम करती है। आपकी सरकार उसी को धमकाने का काम संदीप जी दोनों शांत हो जाइए, 1 मिनट रुक जाइए सर। अभी तो हमने डिबेट की शुरुआत की है, अभी से आप लोग राजस्थान पहुंच गए, उत्तराखंड में रहिए ना। अच्छा सुनिए संदीप जी, क्या आप लोगों की सर्वदलीय जो बैठक बुलाई गई है, मेन मुद्दा क्या है? क्या ये वही उदयपुर का मामला है? उसे उदयपुर के मामले को लेकर क्या आप लोग ये बैठक आप लोगों ने की है? क्या इसे लेकर आप सभी दलों को एक साथ में ला रहे हैं? रीना जी कम से कम पूरे भारतवर्ष के और इस प्रदेश के 54 मामलों में हमारी पार्टी की अन्य दलों की सहमति बनी है। कौन कौन से वो सहमति बनी? कौन कौन से मुद्दे हैं? मुद्दे गिनाइए ना रीना जी। एक तो मुख्य मुद्दा जो हमारा जो धरना स्थल जो 144 राजभवन के रास्ते में लगाए गए, उसका विरोध सब मुख्य विपक्ष पार्टियां मिलकर करेंगी। दूसरा, जो सांप्रदायिक माहौल जो भाजपा द्वारा खराब किया जा रहा है, उसके विरोध में राज्यपाल महोदय को ज्ञापन दिया जाएगा। तीसरा, जो अनियंत्रित
अनियंत्रित नियुक्तियों पे लगातार रोज जो जाम लीजिए। की स्थिति सुन लीजिए, शहर अरे में राज्य, पैदा करके अरे जाम पहले लोगों को धरने परेशान नहीं किया थे, जाता है, आप धरने नहीं उसका करते समर्थन करते थे, हैं। आप धरने नहीं करते थे। अच्छा ठीक है, बोलने दीजिए, आप बोलने दीजिए। दूसरा रीना जी, मुख्य जो इस प्रदेश में बेरोजगारी का मुद्दा है, एसएससी में लगातार जो धांधलियां हो रही है उसके विपक्ष में सारे विपक्ष एकत्र होकर काम करेंगे। और रीना जी, सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा जो हमारे प्रदेश का है, निरंतर भाजपा के लोग जो प्रदेश में अनियंत्रित रूप से जो इनके खनन प्रिय मुख्यमंत्री हैं, पूरे प्रदेश को खोदने का काम कर रहे हैं, उसको बचाने के लिए सारा विपक्ष एकत्र हुआ। ठीक है, ठीक है, मैं वापस आऊंगी। अमरेंद्र बिज जी, क्या आप लोगों को इनविटेशन आया है कांग्रेस की तरफ से, जो ये सर्वदलीय बैठक बुलाई गई थी या फिर आगे भी जो बुलाई जाएगी, क्या आप लोगों को इनवाइट किया गया है? अरीना, बहुत ईमानदारी से मैं कह रहा हूं कि मुझे इस बात की जानकारी नहीं है कि आम आदमी पार्टी को इसका निमंत्रण आया, लेकिन मैं कांग्रेस की इस पहल का मैं स्वागत करता हूं कि इस तरह से उन्होंने विपक्ष के साथियों को एकजुट करके यदि कोई कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाया है, क्योंकि जिस तरह से देश के भीतर और उत्तराखंड के भीतर ये निरंकुश सरकार चल रही है, उसको लेकर के बॉयकॉट क्यों किया, ये उसको तो लेकर बताइए। के हमने कोई बाइकआउट नहीं किया। अभी मैंने अपनी बात में कह दिया संजीव जी कि मुझे इस बात की जानकारी नहीं कि हमें कांग्रेस का निमंत्रण मिला या नहीं मिला, लेकिन मैं इन सब मुद्दों के ये सब मुद्दे मैं आपसे नहीं पूछूंगा ना, आप पूछेंगे कि क्या आप आतंकवादी घटनाओं का समर्थन करते हैं, आपको बताऊंगा मैं। आप इस तरीके से नहीं, आप तो जो आप इस तरीके से आप तो सीएए का समर्थन करते हैं, बताइए, आप एनआरसी का समर्थन करते हैं, आप क्यों किसी के मुंह में अपने शब्द डालते हैं? क्यों भाजपा के लोग ऐसा आप एनआरसी का समर्थन करते हैं, कांग्रेस भी शाहीन बाग का समर्थन करती है। संजीव वर्मा जी, उनकी टर्न है, उन्हें बोलने दीजिए ना सर। संजीव वर्मा जी, मैं अपनी बात कह रहा हूं, लेकिन एक सवाल का जवाब दीजिए आप मुझे कि क्या सुप्रीम कोर्ट ने जो नुपुर शर्मा जी को लेकर के टिप्पणी की, आपकी पार्टी उसका समर्थन क्यों कर रही है? आप लोग उसका समर्थन क्यों कर रहे हैं? जो नुपुर शर्मा को लेकर के इतनी तल्ख टिप्पणी हुई, क्यों आपके लोग खुलेआम जो है सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ बोल रहे हैं? मतलब आप लोगों को शर्म नहीं आती? आपकी पार्टी के कार्यकर्ताओं को शर्म नहीं आती? आपके नेतृत्व को शर्म नहीं आती? क्या आपके नेतृत्व ने कहा कि इस टिप्पणी को बंद कर दीजिए? क्या आपको सुप्रीम कोर्ट की इस देश के भीतर क्या इज्जत है, क्या आपको नहीं मालूम? तो इस तरीके के जो सवाल आप करते हैं ना, ये कोई गली की बहस नहीं है। आप गली में बहस नहीं कर रहे, आप उत्तराखंड के जाने माने चैनल पर चर्चा कर रहे हैं। रीना, मैं ये कह रहा था कि उत्तराखंड के भीतर बहुत सारे विषय हैं जिनको लेकर के वास्तव में विपक्ष को इस समय एक मंच पर आना चाहिए, क्योंकि उत्तराखंड में जिस तरह की सरकार चल रही है, वहाँ अंधा राजा है, वहाँ बहरा राजा है, वो सुनते विपक्ष की आवाज़ को सुनने का काम नहीं कर रहे हैं। और कहीं भी मैं आजकल देख रहा हूँ कि जिस तरह से विपक्ष के लोग हैं वो अपनी बात को कहने जब सरकार के पास जाते हैं, इनके मंत्रियों के पास जाते हैं, विभिन्न जिला योजना की बैठकों में अपनी बात रखते हैं, कोई सुनने को तैयार नहीं है, बात तक रखने नहीं देते। और जैसा कि अभी बताया कि शहर वालों को ना पता चले कि शहर में विरोध है, धरना हो रहा है, प्रदर्शन हो रहा है, इसलिए धरना स्थल बदल दिया जा रहा है। विपक्ष का नेता कुछ कहे तो उसके खिलाफ जो है किस तरीके की कार्रवाई की जा रही है। आज ही एक मामला संज्ञान में आया है कि जो कांग्रेस के एक नेता, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष हैं गणेश गोदियाल जी, उनके खिलाफ एक जांच जो है, उनके खिलाफ जो चुनाव लड़े और अभी मंत्री हैं धन सिंह रावत जी, उन्होंने एक जांच की संस्तुति कर दी है कि अब आप बताइए कि गणेश गोदियाल जी कब थे बीकेटीसी के अध्यक्ष? वो उस बात को कई जांचें हो गई और आज फिर राजनीतिक दुर्भावना को लेकर के, तो क्या विपक्ष के लोगों के खिलाफ पूरे देश में जो ये राजनीतिक मुकदमे, राजनीतिक जांच शुरू करने की परंपरा शुरू हो गई है, क्या ऐसे उत्तराखंड चलेगा? निश्चित तौर पर कांग्रेस ने जो ये पहल की है, तो हम सब विपक्ष के दलों को इसमें एकजुट होकर के इस जो निरंकुश सरकार है और जो लोकतांत्रिक मूल्यों पर नहीं चल रही है, संविधान को जिन्होंने संवैधानिक मूल्यों की जो रक्षा नहीं कर सकती, तो सबको मिल करके लड़ेंगे। और मुझे लगता है कि हम सबको आने वाले समय में और मजबूती से इसमें इकट्ठे होकर के आगे बढ़ना चाहिए। ठीक है, सत्यनारायण सचान जी भी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं, सपा प्रदेश अध्यक्ष हैं, लेकिन यहाँ पर आगे भी उठाया जाता रहेगा, लेकिन कई पार्टियों को अभी इसमें शामिल नहीं किया गया है, जिस पर विचार विमर्श किया जा रहा है। लेकिन कितनी सफलता विपक्ष को मिलेगी, ये हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। सभी मेहमान हमारे साथ यहाँ पर बने हुए हैं। सत्यनारायण सचान जी भी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सत्यनारायण सचान जी, स्वागत है आपका चर्चा में।
धन्यवाद धन्यवाद। सचान जी, क्या कुछ रहा आज की बैठक में, क्योंकि आप भी शामिल थे? क्या कांग्रेस की तरफ से आपको इनवाइट किया गया था और किस तरीके से आपको लगा कि वाकई इस बैठक में शामिल होना चाहिए और इससे कहीं ना कहीं फायदा होगा, जनता को, राज्य को फायदा होगा, सरकार की जो मनमानी है उसे रोका जा सकता है? और ये भी बताइएगा कि कितना महत्वपूर्ण रहा ये। देखिए, देश और प्रदेश में जी जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी शासन चला रही है, एक नया कल्चर आया है और वो बुलडोजर कल्चर है। बेसिकली ये षड्यंत्रों के माध्यम से ये सत्ता में बने रहना चाहते हैं। उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में मैं मुख्यमंत्री जी ने जब प्रथम कैबिनेट की बैठक की थी तो उसमें कहा था कि हम समान सिविल कोड लाएंगे। जी स्टेट के जुडिक्शन में नहीं है अगर समान सिविल कोड, लेकिन एक विशेष वर्ग को धमकाने के तहत ये इनका नजरिया था। दूसरा, हरिद्वार में धर्म संसद होता है, धर्म संसद के खिलाफ कुछ नहीं कहते, जिसमें खुल्लम खुल्ला कहा गया कि एक विशेष वर्ग के लोगों को यहाँ से भगाना होगा। जी बेसिकली ये धार्मिक उन्माद के माध्यम से ये सत्ता में बने रहना चाहते हैं। राज्य बना था, राज्य अगर अटल बिहारी वाजपेयी चाहते तो इस राज्य को राजधानी मिल जाती, लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी ने राजधानी नहीं दी। इसके साथ ही साथ अभी अगर आप बात करें अग्निपथ योजना की, अग्निपथ योजना ये देश के लिए ही नहीं, तो राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बहुत खतरनाक है और मोदी उससे खेल खेल रहे हैं। बेसिकली एक और नया अध्याय मोदी जी ने शुरू किया है, यहाँ की सरकारों ने शुरू किया है। मोदी फोबिया से ग्रस्त है पूरा विपक्ष। बोलने मोदी दीजिए ना, फोबिया से जान- विपक्ष है पूरा। संजीव जी, जान लेते हैं ना कि आज की बैठक में क्या हुआ। आप इतना परेशान क्यों हो रहे हैं? अभी तो आज पहली बैठक है, जब आप दूसरी बैठक जब आप होगी तब आपका पुलवामा भी खोला जाएगा कि किस तरीके से अजित डोभाल ने क्या क्या किस तरीके से षड्यंत्र किया गया देश के सामने, किस तरीके से सेना को आज राजनीतिक रूप से प्रयोग किया जा रहा है। ये एक नया रास्ता दिखा रहे हैं जो लोकतंत्र के लिए घातक है। और मैं ये भी बताना चाहता हूँ, आतंकवादियों की पैरवी करने वाले दल हैं। आतंकवादी आप खुद हैं, आतंकवादी आप अभी खुद हैं। आप यहाँ पत्रकारों को आप बंद करते हैं, आप आतंकवादी, आपका पूरा का पूरा मोदी और अमित शाह, इनके ऊपर जो इनके चाल चरित्र चेहरे पूरा देश जानता है। गोधरा के बारे में पूरा देश जानता है। कई ऐसे सांसद हैं जो इस तरीके से बोलते हैं कि कंप्लीट पोलराइजेशन हो। अभी आज पता नहीं, विपक्ष की केवल आज एक प्रथम बैठक हुई है, उस बैठक में सरकार को इतना परेशानी क्यों हो रही है? हम तो चाहते हैं कि यहाँ के लोगों को रोजगार मिले, यहाँ के लोगों को अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं मिले। जो बुलडोजर अभी पूरे प्रदेश में लोगों के घर तोड़े जा रहे हैं, उनको घर देने का अधिकार उनको मिलना चाहिए। यहाँ पर अच्छी शिक्षा होनी चाहिए, पलायन रुकना चाहिए। इन पर न देख करके, और ये जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, पूरे प्रदेश में और देश में एक विशेष मुद्दे को लेकर के आगे बढ़ रहा है। ठीक है सचान जी, वापस आऊंगी मैं आपके पास। इंद्रेश कोहली जी, क्या कहेंगे आप, क्योंकि कोशिशें पहले भी रही हैं लेकिन सफल नहीं हो पाए विपक्ष, लेकिन एक बार फिर से ये कोशिश की जा रही है, कितनी सफलता इसमें मिल सकती है और कितना महत्वपूर्ण है इस समय पर सभी दलों का एक साथ आना? देखिए रीना जी, भाजपा ने चुनाव के बाद कांग्रेस को बहुत बड़ी पटकनी दी थी जिससे वो उठ नहीं पा रही थी। तो कांग्रेस को अपने आप को वापस जिंदा रखने के लिए ये शुरुआत करनी बहुत ज़रूरी थी। इस तरह से कार्यक्रमों का आयोजन करके चर्चा में लाना, जनता के सामने आना, टीवी चैनलों में आना, बहस के मुद्दे बनना, ये कांग्रेस के लिए ऐसे मुद्दे बहुत ज़रूरी हैं। नहीं तो भाजपा लगातार आगे बढ़ती रहेगी और कांग्रेस को ऐसा कोई साधन या मुद्दा नहीं मिल पाएगा कि जिससे जनता के बीच में जाकर के दोबारा अपना विश्वास कायम कर सके। इंद्रेश जी, मैं रोक रही, यानी कि आपका कहने का मतलब ये कि कांग्रेस खुद को कमजोर समझ रही थी तभी सभी दलों की जरूरत पड़ी?
बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। कमजोर समझ रही थी तभी ऐसे दलों को साथ लिया जा रहा है जो दल खुद हाशिए पर हैं। यानी कि मुद्दों को उठाने में सक्षम नहीं थी कांग्रेस, इसीलिए सभी दलों की मदद जो है यहाँ पर ली गई है। मॉरली इतना डाउन कर दिया गया, कांग्रेस इतना खुद अपने आप को हताश महसूस कर रही है कि वो दल मजबूत है, नेता मजबूत हैं, लेकिन उनको चुनाव के जो आंकड़े आए, रिजल्ट आया, जो वो अपने आप को इतना मॉरली डाउन समझ लिया नेताओं ने कि खुद हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन अब ये अगर पहल करते भी हैं बाकी अन्य दलों को साथ लेकर के, तो जनता के बीच में दोबारा से चर्चा होनी, बातचीत होनी या और मुद्दों को लेकर के आगे आना इस समय महत्वपूर्ण ये है कि राष्ट्रीय मुद्दों को छोड़कर अगर प्रदेश के मुद्दों पे बात नहीं की जाएगी, चाहे वो देहरादून हो, चाहे वो अल्मोड़ा हो, चाहे स्कूल कॉलेजों की समस्या हो या गली मोहल्ले की, इवन की नालियों सड़कों की समस्या हो, उन पे ध्यान नहीं दिया जाएगा तो फिर दोबारा से वही हालात हो सकते हैं। भाजपा इस चीज़ को समझती है, उसने अपने कार्यकर्ताओं को तवज्जो दी और इन मुद्दों को पकड़ा, जिस वजह से आज उनकी पार्टी आगे निकल के आई। तो कांग्रेस को अपनी ओवरहलिंग करने की ज़रूरत है। वो प्रयास उसका ये भी है साथ में कि जो दूसरे दलों को साथ लिया है उन लोगों ने, तो ऐसे ही अन्य मुद्दों के साथ भी आगे आना चाहिए। जो बड़े मुद्दे हैं, अभी अग्निपथ की बात हो रही थी, अगर अग्निपथ का विरोध हो रहा है तो पार्टी कांग्रेस के साथ केवल नेता ही सड़कों में नजर आ रहे हैं, यूथ क्यों नहीं आया आगे इनके साथ? तमाम हमारे युवा हैं पूरे उत्तराखंड में, उनमें से एक भी युवा, कोई भी युवा सामने नहीं आया कांग्रेस की रैली में या कांग्रेस के नेताओं के साथ। ऐसा होता तो ज़बरदस्त विरोध होता। और जहां भर्ती खुलती है वहां आप देखिए कितनी भारी संख्या में लोग भर्ती के लिए पहुंच रहे हैं, लड़के युवा सारे। तो ऐसा नहीं है। जो भी नीति निर्धारक हैं इस समय, वो कोई भी पार्टी के रहे, चाहे कांग्रेस का राजा रहे देश में, चाहे भाजपा रहे, कोई भी भारत को पीछे ले जाने के प्रयास नहीं करेगा कोई भी दल, बेशक आपस में लड़ाई होती रहे। तो ऐसी योजनाएं तो नहीं बनेगी। लेकिन तमाम बातें जो उभर के सामने आती हैं कि लोकल में आप अपने प्रदेश में हैं, छोटा पहाड़ी प्रदेश है, 22 साल हो गए, अभी तक कहीं विकास ही नहीं पहुंच पाया। उन मुद्दों पर फोकस करना चाहिए। कांग्रेस को भी गली मोहल्ले की फोटो खिंचवाने की जगह अपनी नेताओं के घर घर जा कर के, वार्ड वाइज जा कर के बात करनी चाहिए, बजाय दोषारोपण करने की कि दूसरी पार्टी भाजपा नहीं करे। भाजपा तो चाहती है कि कांग्रेस इन्हीं में उलझी रहे, कि हमारे ऊपर आरोप लगाती रहे और हम अपने काम करते रहे, अपनी पैठ बनाते रहे। तो कांग्रेस को चाहिए काम करना चाहिए, जनता के बीच जाए, कार्यकर्ताओं का संगठन मजबूत करे, कॉलेज में वार्ड वाइज महिलाओं के बीच में जा करके, यूथ के बीच में जाके काम करे, त्योहार तीज में हर जगह मिल के सबके साथ, एक तरफा ठप्पा ना लगे, ना भाजपा पे ना कांग्रेस पे। तो ऐसे काम करते रहने पर पार्टी अपनी मजबूती की तरफ कांग्रेस बढ़ सकती है। ठीक है जी, ठीक है संदीप जी, आपने सुना, क्योंकि आप लोगों में हिम्मत रही थी कि आप लोग अकेले दम पर मुद्दों को उठा पाते, इसीलिए आप लोगों ने सभी दलों को साथ में लाना ही सही समझा। जवाब दीजिए। इना जी, इस प्रदेश में प्रदेश हित के लिए हमारी विचारधारा से जो भी तारुफ रखता हो, चाहे वो कोई दल हो, चाहे वो कोई व्यक्ति हो, चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो, जो हमारी विचारधारा से तारुफ रखता हो और इस प्रदेश हित के लिए चिंतित हो और जिसे दिख रहा हो कि राज्य सरकार इस प्रदेश का क्या हाल कर रही है, उन सबको एकत्र करके इस राज्य हित के लिए ये हमारा प्रथम कदम है। ऐसे निरंतर कई कदम और कई योजनाएं बहुत जल्दी पूरे प्रदेश के सामने होगी। आप मेरे सवाल का जवाब नहीं दे पाए, कमजोर समझ रहे थे क्या खुद रीना को? जी, मुख्य हिम्मत नहीं थी कि मुद्दों को उठाया जाए। रीना जी, मुख्य विपक्ष की भूमिका में इस प्रदेश में अगर कोई है तो वो कांग्रेस है। लेकिन वही कांग्रेस कमजोर अगर है। आप दूसरी बार इस आम आदमी से पूछेंगे तो वो कहेगा कि अगली सरकार इस प्रदेश में कांग्रेस की बनेगी। अगर आप किसी भी आम व्यक्ति से पूछेंगे जिसे राजनीति से कोई मतलब नहीं, वो कहेगा भाई मुख्य विपक्ष इस प्रदेश का कांग्रेस है। कांग्रेस कहां 2022 में भी तो यही कहा था। कहां से कांग्रेस ने? रीना जी, 2022 में हम चुनाव हारे, लेकिन अगर आप आंकड़े उठा के देखेंगे तो हमारा मत प्रतिशत बढ़ा है। हम अगर दूसरे नजरिए से देखें तो 19 विधायकों पे हैं। हम सत्ता तक तो नहीं पहुंच पाए। रीना जी, सत्ता की लोभी भाजपा है, सत्ता की लोभी भाजपा के नेता हैं। सत्ता नहीं चाहिए थी कांग्रेस को। में सत्ता के लोभी भाजपा के लोग हैं। इस प्रदेश के हित के लिए कांग्रेस निरंतर काम करती है।
इस प्रदेश में संजीव जी, ये मान लीजिए कि इस प्रदेश की जो प्रचंड बेरोजगारी है वो आपकी नीति का कारण है। आप बताइए, प्रदेश में सर्वोच्च स्थान पर बेरोजगारी क्यों है? आज सिलेंडर 50 रुपये बढ़ा है, आम आदमी सब्जी बनाने के लिए 100 बार सोच रहा है, आप पेट्रोल डीजल डलाने के लिए कतरा रहे। क्या दिया आपने देश को? आपके छत्तीसगढ़ के माननीय मुख्यमंत्री 2022 के चुनाव में यहाँ पर आए थे। उन्होंने कहा था हम 500 रुपये का सिलेंडर देंगे यहाँ पर, ठीक है। तो अपने छत्तीसगढ़ में उन्होंने क्यों नहीं दिया? वहाँ तो उनके हाथ में सब कुछ था, उनके हाथ में पूरी सत्ता थी, पूरी ताकत थी। चाहते तो कुछ भी कर सकते थे। राजस्थान के आपके मुख्यमंत्री यहाँ आए, राजस्थान के मुख्यमंत्री यहाँ आए, उन्होंने भी यही बात करी। उन्होंने अपने राज्य में क्यों नहीं दिया? सिलेंडर, गैस सिलेंडर को लेकर जो वादा किया था उसे कौन सा पूरा किया आप लोगों ने? रीना जी देखिए, 3 सिलेंडर हमने अंत्योदय कार्ड धारकों को देने की बात करी। आपके दृष्टि पत्र में अंत्योदय का नाम नहीं था, गरीब परिवार, हमने अपने हमने अपने पत्र को आप दोबारा से पढ़ लीजिएगा सर। 3 सिलेंडर देने की बात कही पत्र को दोबारा से पढ़ लीजिएगा। देने की बात कही अंत्योदय का कोई जिक्र नहीं है उसमें, गरीब परिवार का जिक्र है। आप शायद भूल रहे हैं दृष्टि पत्र आपका, लेकिन आप भूल रहे हैं कि अंत्योदय का कोई जिक्र नहीं था उसमें। 3 सिलेंडर साल भर में गरीब परिवारों को दिया जाएगा, लेकिन कैबिनेट में फैसला आप लोग अंत्योदय परिवार को देते हैं। व्यक्ति अंत्योदय योजना में आता है नहीं बीपीएल आता, कौन ये है? बताइए आप। फिर अंत्योदय कौन है, बीपीएल कौन है, डिफरेंशिएट किसने किया? फिर आप बताइए, गरीब बता कौन है, अंत्योदय कौन है? ये लोगों को बरगलाने का काम कौन कर रहा है? कैटेगरी में बांट कौन रहा है? हम तो बिल्कुल बरगलाने का काम बीपीएल करते ही परिवार नहीं। फिर आपसे पूछेगा ना कि भैया हम आते हैं इस कैटेगरी में कि नहीं आते? बरगलाने का काम तमाम विपक्ष करता है, कांग्रेस पार्टी करती है, तमाम विपक्ष और तमाम बीपीएल परिवार को क्या जवाब देंगे? बीपीएल परिवार को 3 सिलेंडर मुफ्त में दिया जाएगा कि नहीं दिया जाएगा? ये तो अंत्योदय के लिए हुआ। जी देखिए, हमने 3 सिलेंडर देने की बात करी थी, गरीब परिवार को और गरीब परिवार को, लेकिन अंत्योदय को देने की बात करी थी। आप हमारा दृष्टि पत्र पढ़िएगा, आप हमारा दृष्टि पत्र पढ़िएगा, बिल्कुल स्पष्ट लिखा है सर। गरीब परिवार अरे भैया, अंत्योदय में का जो कार्ड धारक है वो गरीब ही होता है, वो टैक्स पेयर नहीं होता। तो बीपीएल कौन होता है? वो इनकम टैक्स पेयर नहीं होता। बीपीएल कौन होता है? ये कैटेगरी में किसने, आप लोगों ने तो बांटा है ना, तो आप बताइए ना। और बीपीएल परिवार आपसे पूछेगा ना कि हम आते हैं कि नहीं आते, हमें मिलेगा सिलेंडर मुफ्त में कि नहीं मिलेगा? रीना जी देखिए, कांग्रेस पार्टी और तमाम विपक्ष, इन लोगों को मोदी फोबिया हो गया है। इन लोगों को विकास अच्छा नहीं लगता है, इनके पास विजन कोई है नहीं। कांग्रेस लगातार कमजोर हो रही है, जनता इनको लगातार नकार रही है कि सरकार को आईना दिखाया जाए। जनता लगातार इनको नकार रही है। ओवर कॉन्फिडेंस कहते हैं सरकार का, ये ओवर कॉन्फिडेंस है। जो सरकार करती चली जाएगी वो बिल्कुल सही होगा, ऐसा भी नहीं है। रीना जी, लोकतंत्र में विपक्ष भी जरूरी है। और अगर विपक्ष 2014 में 5 सीटें लोकसभा की सीटें भारतीय जनता पार्टी की, सही काम कर रहे हैं, राज्यसभा की 3 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास, विधानसभा की 2017 की 57 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास, 2022 की 47 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास। चुनाव जीतना ही सब कुछ हो जाता है क्या? नगर निगम की, नगर पालिका की, सहकारिता की, पंचायत की तमाम सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास। जनता विश्वास कर रही है भारतीय जनता पार्टी पे, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जनता विश्वास कर रही है, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जनता विश्वास कर रही है। कांग्रेस पार्टी को जनता ने पूरी तरह से नकार दिया है। आम आदमी पार्टी और यूकेडी आम आदमी पार्टी और यूकेडी आज मंत्रियों को जो टारगेट दिया गया था, कितना कामकाज हुआ? कब चेक करेंगे रिपोर्ट कार्ड? कब जनता के सामने रखेंगे? यही कहा गया था ना कि 100 दिन का रिपोर्ट कार्ड मंत्रियों का सामने रखा जाएगा। रखा? बिल्कुल किया। और जिसने काम नहीं किया उस पे क्या पेनल्टी लगी? कहाँ रखा? भाजपा के ऑफिस में जिसने काम नहीं किया उस पे क्या पेनल्टी लगी? अपने घर पे रखा? इतना झूठ बोलेंगे? रीना जी बोलते रहेंगे, सुनेंगे। संजीव वर्मा जी, आप एक तरफा बोल रहे हैं। मैंने सवाल आपसे पूछा, आप सवालों का जवाब अगर नहीं दे रहे तो मुझे चर्चा को आगे बढ़ाना पड़ेगा। रीना जी, मैं जवाब दे रहा हूँ। जवाब रखिए।
आपने कहा मंत्रियों ने अपने विभागों का ब्यौरा रखा या नहीं रखा। हाँ। हमारे स्वास्थ्य विभाग का ब्यौरा डॉक्टर धन सिंह जी ने रखा, शिक्षा विभाग का कहाँ रखा? सार्वजनिक रूप से तो कहीं नहीं, मतलब 100 आउट ऑफ किसको 100 दिया? मार्क्स मिल गए क्या सभी मंत्रियों किसको को? दिया? किसको 100 दिया? आउट ऑफ 100 मिले हैं क्या? कांग्रेस भवन में तो नहीं जाएंगे नहीं देने नहीं, के लिए कांग्रेस ना? क्या कांग्रेस वोटर नहीं है? नहीं, कांग्रेस भवन में क्या अरे वोटर नहीं कांग्रेस रहते? कांग्रेस क्या हम भवन इस में तो नहीं प्रदेश जाएंगे। के इस प्रदेश के वोटर नहीं हैं? संजीव जी, सार्वजनिक अरे तौर कैसे पर बात कर रहे हैं? सार्वजनिक तौर पर अच्छा, संजीव सार्वजनिक जी, तौर मेरा आप झूठ पर बोल सवाल- रहे हैं। मेरा सवाल ये है कि सार्वजनिक क्या आपकी पार्टी- सभी सार्वजनिक मंत्रियों तौर ने- पर क्या सभी मंत्रियों ने अपना टारगेट पूरा कर दिया 100 दिन का? क्या 100 आउट ऑफ 100 सरकार ने मार्क्स दे दिए उन्हें? क्या किसी मंत्री ने कोई गलती, कोई चूक नहीं हुई, कोई काम नहीं रह गया 100 दिनों के भीतर जो होना चाहिए था? रीना जी देखिए, कोई भी हमारे जितने भी मंत्री हैं सभी मंत्रियों ने अपने काम पूरा कर दिया। अपने अपने विभागों खुद का परीक्षा पूरा ले रहे हैं। ब्यौरा खुद दिया है। खुद ठीक है, चले चले खुद चले उसको अमेंद्र जी परिणाम दे रहे हैं। हाँ, अमेंद्र जी अपनी बात रखिएगा। अभी आप कह रहे हैं कि आपको जानकारी नहीं है इस सर्वदलीय बैठक की, लेकिन अगर इनवाइट किया जाता है सर्वदलीय बैठक के लिए तो क्या आप लोग इसके लिए अग्री होंगे? क्या आपको लग रहा है कि ऐसा होना चाहिए, साथ में आना चाहिए, सभी दलों के साथ आना चाहिए इन मुद्दों को लेकर? देखो रीना, मैंने अपनी बातचीत में इसका समर्थन किया है। मैंने स्पष्ट कहा है कि एक अच्छी पहल है और विपक्ष के सभी लोगों को इस निरंकुश सरकार के खिलाफ इस तरीके की लड़ाई में एकजुट होना चाहिए, ये मैं कह चुका हूँ। और अब मैं आपसे एक अनुरोध कर रहा हूँ, मैं आपसे अनुरोध कर रहा हूँ कि अभी आप थोड़ा सा संजीव वर्मा जी को समय दे दीजिए गूगल करने का, ताकि वो अपना दृष्टि पत्र ढूंढ सकें और उसमें गरीब और अंत्योदय क्या लिखा है उसको समझ सकें। दूसरी बात जो उन्होंने कहा कि 100 दिन का जो मंत्रियों को टारगेट था, उस टारगेट को लेकर के कोई भी खबर अगर वो ढूंढ करके कहीं पर दिखा दें कि मंत्रियों ने अपने टारगेट पूरा कर लिया। अब मुझे आप बताइए कि मंत्रियों को टारगेट मिला था तो क्या उसमें हुआ क्या है? आप बताइए कि पंचायत राज मंत्री ने ये कहा था कि भाई पंचायतों को लेकर के कि हम ACR को लेकर के कहा था, उसको लेकर के कमेटी बना दी गई। उसके बाद उन्होंने कहा था कि ब्लॉक प्रमुखों को जो है उस सारे ब्लॉक प्रमुखों को DPC का सदस्य बना देंगे, उसमें कमेटी बना दी गई, उसमें कुछ नहीं हुआ। तो आप समझ सकते हैं कि कोई मामला हुआ ही नहीं। उन्होंने कहा था कि उनके पास पर्यटन विभाग भी है, उन्होंने टूरिज्म की डेस्टिनेशन बनाने की बात कही थी, उस पर कोई कार्रवाई नहीं है। तो रिपोर्ट कार्ड तो उत्तराखंड की जनता अब देखने लगी है, इनके सांसदों का रिपोर्ट कार्ड था, उस पर आप चर्चा करा चुकी हैं। तो ये बेसिकली इनको उस रिपोर्ट कार्ड से सिर्फ इनके लिए जुमले हैं, उस पर काम करना नहीं होता। अब वो कह रहे हैं कि हम अभी जैसा कह रहे थे कि हम कांग्रेस को क्यों दिखाएं या किसी को भी, निश्चित तौर पर जब सार्वजनिक प्लेटफॉर्म पर उसको आना चाहिए। आपको कांग्रेस भवन नहीं जाना है, लेकिन सार्वजनिक प्लेटफॉर्म पर आना चाहिए और बताना चाहिए कि कैसे वन मंत्री आग बुझाने में सफल रहे, बताना चाहिए कि कैसे जो 4 धाम यात्रा थी, कैसे उसमें जो है इतने लोग जो मारे गए, उसके पीछे कौन थे, उसके पीछे की जो अव्यवस्थाएं थी उसके लिए कौन जिम्मेदार है। तो तमाम जो इनके मंत्रियों का जो पिछले कुछ समय का नाकामयाबी का पिछले 3 महीने का शासन है, उस पर इनको बात करनी चाहिए। अब मैं इस पर आता हूं कि आखिर हाँ, मैं आधा मिनट मैं ये जानना चाह रहा हूं कि यदि हम विपक्ष के लोग मुख्यमंत्री आवास घेरने के लिए जाएंगे तो इनको दिक्कत क्या है? अगर हम राजभवन जाएंगे तो इनको दिक्कत क्या है? उसी रास्ते से जाएंगे ना मैम। तो जब उस रास्ते पर इन्होंने हमको रोक दिया कि उधर नहीं जाना है, अभी मुझे पता चला जब ब्रेक के दौरान कि आखिर मैंने पता किया आखिर इन सरकार ने ऐसा क्यों किया, तो मालूम चला कि इनके एक मित्र व्यवसायी ने वहां पर एक बड़ा मॉल खड़ा किया है रास्ते में। और अब चूंकि अब ये तो व्यवसायियों के दोस्त हैं, ये तो सरमाएदारों के दोस्त हैं, तो निश्चित तौर पर आम आदमी यदि जन सरोकारों के लिए लाठी खाने जब आदमी जाएगा तो उनको उनकी नींद में, उनके व्यवसाय में दिक्कत ना हो, इसलिए हटाना है। और आप सुप्रीम कोर्ट को कोठा कहने वाले लोग हैं, हमें नसीहत मत दीजिए। आप सुप्रीम कोर्ट को कोठा कहते हैं, शर्म नहीं आ रही आपको? अरे शर्म आपको अरे आप
आपको आनी चाहिए शर्म। आपको आनी चाहिए। आपकी पार्टी, आप ऐसी पार्टी से आप- जुड़े हैं, आप आप ऐसी पार्टी से जुड़े हैं जो सुप्रीम कोर्ट को सुप्रीम कोर्ट कह रहा है, पुलिस को मेरे है हवाले ना? कर दो। जो ऐसा सुप्रीम बोलते कोर्ट को थे, सुप्रीम कोर्ट कह पंजाब रहा है। पुलिस ऐसे क्या शब्दों का या फिर ऐसे बयानों का यहाँ पर कोई जिक्र मत कीजिए जो विवादित हो। प्लीज विवादित बयान और विवादित शब्दों का भारतीय जनता प्लीज यहाँ पर पार्टी उसका इस्तेमाल मत समर्थन कर रही कीजिए। है, हाँ। भारतीय जनता कोहली जी, आप पार्टी प्लीज के फाइनल कार्यकर्ता कमेंट रखिएगा। समर्थन कर रहे हैं। ठीक है अमरेंद्र जी प्लीज। जी कोहली जी फाइनल कमेंट रखिएगा। जी रीना जी, देखिए ये ज़रूरी हो जाता है कि अपने आप को, अगर कोई, मैंने दोबारा से फिर वही उदाहरण दे रहा हूँ, अगर किसी दंगल में कोई पहलवान पहली कुश्ती हार जाता है तो वो दोबारा से तैयारी करता है कि कहाँ उससे चूक हुई, कौन सा दांव उसे नहीं आता, विपक्षी उसके सामने वाला कैसे जीत गया उससे जबकि वो मजबूत था। तो ये देखने की ज़रूरत है कांग्रेस को भी, दोबारा से वापस आने में कोई बड़ी बात नहीं है। कांग्रेस दोबारा जनता के बीच में जाके अपनी रणनीति तैयार करे, जनता के साथ विश्वास बनाए, गली गली वार्ड वार्ड जा करके रणनीति तैयार, कार्यकर्ताओं का विश्वास जगाए वापस, जो छोड़ के जा रहे हैं क्यों जा रहे हैं छोड़ के, उनको घरों में वापसी लेके आया जाए, चाहे वो बड़े नेता हों चाहे वो छोटे नेता हों, सबको साथ लें। आज जो शामिल किया गया अपने साथ बैठक में, इनको भी लास्ट तक रखा जाए। ऐसा ना हो कि चुनाव के समय सबको अपने अपने घर भेज दिया जाए और खुद ही फिर अपने दम पर ही कांग्रेस चुनाव लड़े, उस समय भी बड़ी हास्यास्पद स्थिति होगी। इसलिए मिलजुल कर ही कांग्रेस को मजबूती के साथ अपनी रणनीति बनानी चाहिए। रीना जी, देश में, प्रदेश में जो अघोषित राज जो भारत में और राज्य में चल रहा है, उस हिटलरशाही राज के विरोध में समान विचारधारा के दल पूरे देश में और राज्य में इकट्ठा हो रहे हैं। उत्तराखंड में जो हमारा संवैधानिक अधिकार है धरने का, उसे छीनने का कुकृत्य जो भाजपा द्वारा किया गया है, उसके विरोध में सब दल एकत्र होकर इनकी ईंट से ईंट बजाने का काम ठीक है, करेंगे। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारी चर्चा में जुड़ने के लिए। तो विपक्षी दल एक साथ आ रहे हैं और मोर्चा खोल रहे हैं सरकार के खिलाफ, लेकिन देखना होगा कि आखिर इसमें कितने कामयाब ये सभी दल हो पाते हैं, क्योंकि कई ऐसे मुद्दे हैं जिसे विपक्षी दल उठाने का काम कर रहे हैं। सरकार के खिलाफ, सरकार का रास्ता रोकने की कोशिश यहाँ पर विपक्षी दल द्वारा की जा रही है। नमस्कार।